कर्नाटक के मैसूर और चामराजनगर, केरल के वायनाड और तमिलनाडु के नीलगिरी जिले की पहाड़ियों और जंगल में बेटा कुरुम्बा आदिवासियों का बसेरा है। इन आदिवासियों से मिलने के लिए बांदीपुरा टाइगर रिजर्व से होते हुए हम केरल के वायनाड जिले में सुल्तान बतेरी पहुंचे। लगभग सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस इस छोटे से शहर में ही हमने डेरा डाला। अगले दिन हम बेटा कुरुम्बा आदिवासियों से मिलने के लिए तमिलनाडु के नीलगिरी जिले की गुडलूर तहसील में कोटाई मट्टम गांव पहुंचे। नमस्कार, स्वागत आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं श्याम सुंदर। मैं भी भारत का ये सफर लेकर आजकल हम तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में हैं और आज यहाँ की गुडलूर सब डिवीजन में पहुँचे हैं। यहाँ पर हम आपको मिलवाएंगे बेटा कुरुम्बा आदिवासियों से। इन आदिवासियों को आदिम जनजाति यानी कि पीवीटीजी की श्रेणी में रखा जाता है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस तरह से इनका समाज बदल रहा है और किस हद तक ये समाज बदल चुका है। साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे इनके सामाजिक धार्मिक विश्वासों को भी। गांव में घुसते ही कई महिलाएं और बच्चे नए कपड़ों में नजर आते हैं। दरअसल आज यहां विशु मनाया जा रहा है। यूं तो विशु मलयाली नववर्ष के आरंभ का प्रतीक है, लेकिन अब ये आदिवासी भी इस त्योहार को मनाने लगे हैं। यह शायद पहला संकेत मिलता है इन आदिवासियों पर बहुसंख्यक आबादी के सांस्कृतिक प्रभाव का, या फिर इस संकेत को यूं भी देखा जा सकता है कि ये आदिवासी दूसरे समाज के साथ घुल मिल रहे हैं। पर इन आदिवासियों के उत्सव या त्योहारों में नाच गाने उनके अपने हैं। इनके गानों में आमतौर पर इनकी रोजमर्रा की जिंदगी की कहानी होती है। या फिर इनके आसपास के परिवेश और प्रकृति की तारीफ या आभार जताने की मंशा प्रकट होती है। मसलन इस गीत में ये बेटा कुरुम्बा महिलाएं सेम्बू नाम के पौधे की बात कर रही हैं। वो कहती हैं कि सेम्बू तुम्हारी जड़ बहुत ही स्वादिष्ट होती है। सेम्बू के पत्ते इतने बड़े होते हैं कि इनको पकाने के लिए बहुत बड़े बर्तन की जरूरत होती है। सेम्बू के पत्तों से पूरा परिवार पेट भर सकता है, आदि आदि। बेटा कुरुम्बा आदिवासियों के गांव या बस्ती में ज्यादातर घर कच्चे ही हैं। आमतौर पर घरों को गोबर और मिट्टी से लीपा जाता है। दीवारों का निचला हिस्सा काली मिट्टी और सफेदी से पोता जाता है।
इन बस्तियों की सबसे खास बात या पहचान होती है बस्ती के बीच मैदान में बना एक झोपड़ीनुमा ढांचा। यह ढांचा धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से इस बस्ती का सबसे अहम स्थान है। इस ढांचे को इन आदिवासियों की भाषा में अंबाड़ी या अंबाड़ा कहा जाता है। यह स्थान इन आदिवासियों के लिए चौपाल से लेकर मंदिर तक के रूप में इस्तेमाल होता है। இந்த 7 கால் வச்சு விட்டா இது மட்டம் வந்து ரொம்ப எகரம் வந்தால் 3 படி வரும், ஏறம் கம்மி பண்ணால் 2 படி வரும். அந்த அளவு தான் இது ஏறணும். தம்பி விட்டால் 2 படி வரும், ஏறினா 3 படி வரும். அதில் தான் எல்லாம் எகரம் தானே, ஏறதுக்கு எனக்கு கஷ்டம். அங்கே ஒரு நெருப்பு போட்டு இங்கே ஒரு நெருப்பு போட்டு நடுவில் பாயெல்லாம் விரிச்சு போட்டு ஒரு அதுக்கு இது சொல்லுவாங்க, ஏது ஒரு வெளிச்சப்பாடுன்னு தெய்வத்து எல்லாம் அவன் ஆடுறான்னா அவரையே அவரை அங்கே ஊற வச்சு கூப்பிடுவோம். கூப்பிட்டா வரும். வந்தால் இங்கே தான் வருமா? ஆமாம். தரவாட்டில் உள்ளது நாங்கள் கொண்டு போகிறது நடக்கிறது எல்லாம் அந்த தெய்வம் வரும் வந்து பேசும். नीलगिरी की पहाड़ियां चाय बागानों से ढकी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर काली मिर्च और कॉफी की भी खेती होती है। लेकिन एक समय में ये पहाड़ियां जंगलों से ढकी होती थीं और बेटा कुरुम्बा आदिवासी इन जंगलों से अपने लिए खाना जुटाते थे। लेकिन वक्त के साथ यहाँ का पूरा परिवेश बदलता गया और साथ ही बदलती गई इन आदिवासियों की जिंदगी। ये आदिवासी खाने की तलाश में या फिर बस्ती में बीमारी फैलने पर आमतौर पर दूसरी जगहों पर पलायन करते रहते थे। लेकिन अब इनकी स्थायी बस्तियां बस गई हैं। நாங்கள் வந்து சேர்ந்தது இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக சுற்றி முடித்த பிறகு இதுக்கு வந்து சேர்ந்தோம். அது கீழே இந்த குண்டடியில் இருந்தோம். அங்கேருந்து கீழே அந்த கல்பர் மரம் தெரியாது, அங்கேருந்து வந்து அம்மா பிடிச்சது எல்லாத்துக்கும் மூஞ்செல்லாம் பகிதாடெல்லாம் அழிஞ்சது. அழிஞ்சு போன பிறகு இங்கே வந்தோம். இங்கே வந்த பிறகு அங்கே இருக்க வேண்டாம், இங்கே நாற்று வைக்கணும், லோக்கல்ஸ் வைக்கணும் அப்படின்னு துறை சரின்ட்டு நாங்கள் இங்கே வந்தோம். துரையா பிரிட்டிஷ்காரரா? அவர் சொன்னார். பின்ன இங்கே வந்தோம். இங்கே வந்துட்டு இதே மாதிரி தான் இருக்கும். வேற இடத்துக்கு போயிருவீங்க? இப்பவும் இருக்கா அந்த மாதிரி? அந்த காலத்தில் அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுவோம் சார், ஒரு நம்ம ஆளுங்க இறந்துச்சு, மாதிரி இறந்துச்சு, அந்த வீடு மாறி 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 தான் ரெண்டாவது இங்கே கொட்டாய் மட்டும் வந்து சேர்ந்துச்சு. இப்போ அந்த வீட்டில் இப்போ நம்ம போகிறதுக்கு வழி இல்லை. அந்த மாதிரி இருந்துச்சு பழைய காலத்தில். எங்கள் மாவட்ட காலத்தில் சரி ஒரு ஆள் இருந்து போனாலும் சரி அந்த வீடு ஒடிச்சிருவாங்க. அந்த வீடு ஒடிச்சிருவாங்க, அந்த அங்கே யாரும் இருக்க மாட்டாங்க, பக்கத்தில் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. நான் வீடு ஒடிச்சேன் சார், நான் ஒடிச்சாச்சு. அப்போ மாமனார் மருமக வீடு ஒடிச்சாச்சு, அப்போ நான் எதுக்கு நிற்க முடியும் சொல்லிட்டு அவர் வீடெல்லாம் ஒடிச்சிட்டு அடுத்த ஒரு கிராமுக்குன்னா பக்கத்தில் அதே ஏரியா ஒரே கிராமம் தான், ஒரே கிராமம் தான். पहले जैसे जब ये लोग बीमार होते थे, कोई बीमारी होती थी, तो आमतौर पर ये अपने हर्बल मेडिसिन्स यूज़ करते थे या पूजा पाठ करते थे। लेकिन अब क्या इनके पास हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं? क्या डॉक्टर के पास इनका एक्सेस है? அந்த காலையில் போய் சார் அந்த மருந்தில் அன்னைக்கு நம்ம உபத்தி பண்ணி நம்ம எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டு இருந்தது. இப்போ அதெல்லாம் இல்லை சார். இப்போ உடனே என்ன பண்ணணும், உடம்பு சரியில்லைன்னு நேராக ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போகணும். இப்போ இருக்குதா உங்களுக்கு? இல்லை, கொஞ்சம் பேருக்கு தான் இருக்கு. ஒரு ஆளுக்கு அந்த மருந்து தெரியும். ஒரு நாள் இருக்கல, அது கொஞ்சம் பேருக்கு இல்லைன்னா அது நிறைய பேருக்கு கொஞ்சம் பேருக்கு தெரிஞ்சிச்சு. இப்போ அதில் ஒன்று தான் இருக்கு, 100ல் 1 தான் அங்கங்கேயும் இருக்கும் சார். இந்த மருந்து கத்துற ஆளுங்க நம்ம வயசுக்கு வரும்போதே இதை மருந்து கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஆள் தான் இருக்கும்.
அப்போ 100ல் ஒரு ஆள் ஒரு கிராமத்தில் யாரோ ஒரு ஆள் இருப்பாங்க, தெரிஞ்சவங்க அந்த இருக்குது. இப்போ அது அங்கே தேடி போக முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், இப்போ நேராக கொண்டு போய் ஹாஸ்பிட்டல் போகிறோம். बदलती जीवन शैली और मुख्य धारा कहे जाने वाले समाज के संपर्क और प्रभाव उनके सामाजिक धार्मिक जीवन के लगभग हर पहलू पर पड़ा है। मसलन ये लोग अगर मलयाली नववर्ष विशु मनाते हैं तो कन्नड़ नववर्ष उगाड़ी भी मनाते हैं। इसके अलावा इन आदिवासियों में शिवरात्रि का त्योहार भी मनाया जाता है। लेकिन इनके धार्मिक विश्वास में अभी भी प्रकृति और आत्माओं को सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर माना जाता है। इनके सामाजिक ताने बाने और धार्मिक विश्वासों को समझने का हमें एक मौका मिला। हमें बताया गया कि बेटा कुरुम्बा आदिवासियों के एक गांव में अगले दिन उनकी वार्षिक पूजा है, जिसमें वो अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं और आत्माओं को निमंत्रण देते हैं। स्थानीय लोगों की सलाह पर अगले दिन शाम ढलने से पहले हम उस गांव में पहुंच गए। इनके सामाजिक ताने बाने में यजमान या इनके मुखिया की अहम जगह होती है। यजमान का काम अपने समूह की परंपराओं की रक्षा करना होता है। इसके अलावा इनकी बस्ती में कोई झगड़ा या विवाद होता है तो यजमान की बात आमतौर पर मान ली जाती है। बाहरी लोगों के लिए गांव में प्रवेश और बातचीत आसान होता है अगर यजमान को सम्मान देते हुए उनकी अनुमति ले ली जाए। इनकी पूजा देर रात शुरू होती है और किसी भी बाहरी व्यक्ति का इस पूजा के दौरान मौजूद होना वर्जित है, लेकिन पुजारी इसकी अनुमति दे सकते हैं। सो इनके यजमान से मिलने के बाद हमने गांव के लोगों से मुलाकात शुरू की, इस उम्मीद में कि पुजारी से भी हमारी मुलाकात हो जाए और हमें पूजा देखने और समझने का मौका मिले। ये आदिवासी परंपरागत रूप से मांस खाने वाली आबादी है। लेकिन अब कभी कभार ही ये लोग मांस खाते हैं। आमतौर पर सांबर और चावल ही इनका मुख्य भोजन है। खाने में क्या क्या खाते हैं आप लोग? सापड़? என்ன சாப்பிடுறீங்கம்மா? சாப்பாடு தானே. இதேதான். ரைஸ் சாம்பார். வேற என்னென்ன? வேற தோசை ஏதோ இட்லி ஏதோ பண்ணோம்னா அப்படி சாப்பிடுவோம். बस्ती में पुजारी का घर आज रंग बिरंगी लाइट लगाकर सजाया गया है। अभी पूजा शुरू होने में समय था, सो पुजारी से हमें बातचीत का मौका मिल गया और इस बातचीत में ही वो सहमत हो गए कि हम पूजा देख सकते हैं। लेकिन शर्त ये थी कि जब पूजा शुरू हो और बस्ती के लोगों का आत्माओं से संवाद हो, उस समय हमारा मूवमेंट बिल्कुल ना हो। ஒன்று சேர்ந்து நம்ம ஆளுங்க எந்தெந்த ஊரில் இருக்கவங்க எல்லாம் வந்து ஒன்று சேர்ந்து வந்து இந்த சாமி பார்த்து எல்லாம் கேட்டு நல்ல முறையாக கோயிலுக்கு போகிறது. நாளைக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு கணக்காக அதை இது பண்ணணும். இங்கே சாமி பொருளெல்லாம் இருக்குங்க, இந்த இதுக்குள்ள ஆளுக்குள்ள வச்சுருக்கோம். வாள் இதெல்லாம் இருக்குது, அதில் கொண்டு போய் கழுவி கொண்டு வந்து இங்கே வச்சு நல்லா அது நாளைக்கு காலையில் இன்றைக்கி நைட்டு பூரா ஆட்டம் ஆடி எல்லாம் சந்தோஷப்படுத்திட்டு அப்புறமா அதை கொண்டு வந்து கழுவி கொண்டு வந்து வச்சுட்டு இல்லை கும்பிடுவோம். பூசா பூச்சா இது அங்கே முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி வச்சு அது என்ன பொருளுங்க அதெல்லாம்? அதில் வாழை விளக்கு இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. அதெல்லாம் ரொம்ப காலமாக வச்சுட்டு ரொம்ப காலம் இருக்குது. சொந்தம் அதெல்லாம் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தான்.
அது நடத்துறதுக்காக வேண்டி ஒரு குடும்பம் இருக்குங்க, 2 குடும்பம் இருக்குது. அவங்கள வச்சு தான் இது நடத்த முடியும். रात करीब 9 बजे बस्ती के मैदान में हलचल शुरू होती है। 1-2 लोग आकर अंबाड़ा में सामने की तरफ और पीछे के हिस्से में आग जलाते हैं। उसके बाद कुछ बच्चे जमा होने लगते हैं जो पटाखे चला रहे हैं। जैसे जैसे अंधेरा गहराता है, मुख्य पुजारी और उनके 2 साथी एक धोती बांधे यहां पहुंचते हैं। ये तीनों ही लोग कमर में एक लाल कपड़ा भी बांधे हैं। इसके बाद बस्ती की महिलाएं भी आ जाती हैं, लेकिन वो मैदान के एक हिस्से में खड़ी रहती हैं। मुख्य पुजारी अंबाड़ा के सामने के सामुदायिक भवन में जाते हैं और वहां पर तलवार और दूसरी चीजों का निरीक्षण करते हैं। जंग लगी पुरानी तलवारें, दिए और दूसरी चीजों से लगता है कि ये चीजें साल में शायद एक बार ही निकाली जाती हैं। इस निरीक्षण के बाद मुख्य पुजारी और उनके साथी पूजा शुरू करते हैं। शुरू में कुछ मंत्रोच्चारण जैसी कार्यवाही होती है और उसके बाद उनके परंपरागत बाजे बजाए जाते हैं। कुछ देर बाद तीनों पुजारी कांपने लगते हैं। बीच बीच में आसपास बैठे लोगों से कुछ कहते भी हैं। यह संकेत होता है कि आत्माएं प्रकट हो चुकी हैं। इसके बाद ये पुजारी अंबाड़ा से बाहर आ जाते हैं और मैदान में एक कोने से दूसरे कोने के बीच चक्कर लगाने लगते हैं। इस दौरान वो यहां मौजूद लोगों से बातचीत करते जाते हैं। और यह सिलसिला लगभग सुबह होने तक चलता रहता है। रात के तीसरे पहर तक हम यह सिलसिला देखते रहे और उसके बाद यहां से विदा ली। आज यहाँ पर इनका वार्षिक त्योहार है। इस मौके पर ये आदिवासी रात भर नाचते गाते हैं और अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं। इस त्योहार का समय वही होता है जब उत्तर भारत के पंजाब में बैसाखी मनाई जा रही होती है, पश्चिम बंगाल में पहला बैसाख मनाया जा रहा होता है और दक्षिण भारत के केरल में विशु मनाया जाता है। बताया जाता है कि 1940 के दशक में नीलगिरी के जंगलों में बदलाव शुरू हुआ और 1945 के बाद यह बदलाव तेजी के साथ बढ़ा।
धीरे धीरे न सिर्फ गैर आदिवासी समाज की संख्या यहाँ बढ़ती गई, बल्कि यहाँ के जंगल भी कम होते चले गए। जंगलों की जगह चाय बागानों ने ले ली। बदलती जीवन शैली के साथ साथ ये आदिवासी चाय बागानों और प्लांटेशन में मजदूरी करने लगे। What we infer from the people as well as from the earlier ethnographic accounts of Thurston, Gopalan Nair and Ayyappan, these are the people who have written extensively about this group. They were actually the artisans and bamboo basketry making people originally, and they were also involved in kind of food gathering and hunting with a little bit of millet cultivation in their own forest areas. Probably this Nilgiri Wayanad plateau was not that populated in 1940 till 1940s. From 1945 onwards, you see the influx of the Christians from the Travancore side in Kerala, and afterwards from Calicut, lot of Maupla Muslims have come to settle here, and they have actually taken shelter in this Nilgiri Wayanad plateau and converted most of these forest lands into plantations, natural forests into plantations. And the population also increased like anything in this area, especially the non-tribal population have increased enormously in these areas. That actually resulted in the change in the landscapes and also change in the livelihood of the tribal communities. बेटा कुरुम्बा आदिवासियों की आबादी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कई जिलों में है। इन आदिवासियों की अपनी भाषा है, लेकिन क्षेत्र के हिसाब से इनकी भाषा पर कन्नड़, तमिल और मलयालम का असर दिखाई देता है। तीनों ही राज्यों में इनके नाम में भी कुछ फर्क सुनने को मिलता है। So the Beta Kurumbas are a community of the Nilgiri Wayanad plateau, Nilgiri, Wayanad and Mysore region. You can see the distribution of this particular community in all these three states in the tri-junction where the Karnataka, Kerala and Tamil Nadu states, they meet together in that area. That area is actually broadly known as a Nilgiri Biosphere Reserve. Nilgiri Biosphere Reserve. So these people are found in all the three states. In Tamil Nadu, they are called Beta Kurumba. In Karnataka also, they are Beta Kurumbas only, but they call themselves as Beta Kuruba, Kuruba. Whereas in Tamil Nadu, it is Beta Kurumba. M comes in between actually. In the Kerala part, they are actually known as Beta Kurumban. Beta Kurumban. But they are the same tribe. Or Burali Kurumban in Kerala. So, but they are one and the same group, having a homogeneity in several respects. वक्त के साथ बदलाव लाजमी है और यह बदलाव बेटा कुरुम्बा आदिवासियों के परिवेश और जीवन शैली दोनों में आया है। कई मामलों में इस बदलाव को बेहतर कहा जा सकता है। मसलन इन आदिवासियों की जिंदगी में स्थायित्व आ रहा है, उनकी औसत आयु और साक्षरता दर में सुधार हो रहा है। बिजली, पानी और राशन जैसी सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं। लेकिन अभी भी जब मुख्य धारा कहे जाने वाले समाज से उसका रोज का लेना देना होता है, वो उस समाज की सीढ़ी पर सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। तो बेटा कुरुम्बा समाज एक बदलता हुआ समाज है। इसमें कई तरह के बदलाव पूरी तरह से आ चुके हैं। मसलन अब ये समाज एक सेटल्ड समाज है, इसमें माइग्रेशन देखने के लिए नहीं मिलता है। इसके साथ साथ इनके अगर सामाजिक धार्मिक विश्वासों की बात करें तो उस पर भी जो यहाँ की बहुतायत आबादी है उसके धार्मिक विश्वासों के प्रभाव साफ साफ नज़र आते हैं। हालांकि अभी भी काफ़ी हद तक इन्होंने कुछ सामाजिक विश्वासों को बरकरार रखा है।
मैं भी भारत के इस एपिसोड में आज इतना ही। जल्दी ही एक और एपिसोड के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे मेरी पूरी टीम के साथ अनुमति दें। नमस्कार।